हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों आरपीएससी के द्वारा जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम आयोजित करवाया गया है, इसके आंसर की हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर आपके जीके से संबंधित लगभग 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। इन सभी सवालों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जिन भी विद्यार्थियों ने ये पेपर दिया है, आप यहाँ से अपना मिलान कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट शिफ्ट में जिन भी विद्यार्थियों का एग्जाम होने वाला है, आज का जो पेपर हुआ था ये ग्रुप ए का हुआ है। इसके बाद में ग्रुप बी, ग्रुप सी के जो एग्जाम होने वाले हैं, वो विद्यार्थी इस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ से आप आइडिया लगा पाओगे किस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में बनकर आने वाले हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सहरिया जनजाति के पेड़ों पर बनी मचान नुमा झोपड़ी को कहते हैं। तो सहरिया जनजाति की पेड़ों पर जो झोपड़ी बनाई जाती है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कोरवा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका सही होगा, इसे टोपा या कोरवा कहा जाता है। अगला सवाल है, राजस्थान की निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। माजम, बेड़च, रूपारेल, काली सिंध। उपयुक्त में से कितनी चंबल नदी तंत्र का भाग है? यानी चंबल नदी तंत्र की सहायक नदियां यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? तो आपको पता होगा बेड़च जो है ये बनास की सहायक नदी है और बनास चंबल की सहायक नदी है। इसके अलावा काली सिंध जो है ये भी आपकी चंबल की सहायक नदी है। तो ये दोनों आपकी चंबल की सहायक हो जाएगी, यानी कि चंबल नदी तंत्र का भाग यहाँ पर केवल 2 हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से जिले सम्मिलित है? तो यहाँ पर कौन से जिले आपके सम्मिलित है? तो यहाँ पर बात किसकी की जा रही है? दक्षिण पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र की जा रही है। तो आपको पता है कृषि जलवायु क्षेत्रों को 10 भागों में बांटा गया है, जिसमें दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र जो है इसमें आपका कोटा आ जाता है। इसके अलावा झालावाड़ यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए और बी होगा। बांसवाड़ा और डूंगरपुर इसमें नहीं आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दक्षिण मैदानी क्षेत्र में आते हैं, ना कि दक्षिण पूर्वी में। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। यहाँ पर एक तरफ आपके सीमेंट दिए गए हैं और एक तरफ आपके स्थान यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा आंसर जो है ये सही होगा। निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। जेके सीमेंट मांगरोल, एससीसी सीमेंट आपका लाखेरी, मंगलम सीमेंट रबरियावास और अल्ट्राटेक सीमेंट आपका चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पर आपके कितने सही सुमेलित है ये आपको बताने हैं। तो यहाँ पर केवल 2 जो है ये आपके सही सुमेलित है, सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपका भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2023 की जो है राजस्थान में वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पर सही है? आरक्षित वन 36%, रक्षित वन 57.55%, अवगीकृत आपके 6.40%। नीचे दिए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो यहाँ पर जो परसेंटेज दिया गया है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, इस वजह से इस सवाल के डिलीट होने के चांसेस यहाँ पर हो जाएंगे। तो इसको हम पेंडिंग में रखते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसकी ऊंचाई समुद्र तल से सर्वाधिक है? तो समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई यहाँ पर पूछी गई है। तो कौन सी चोटी सर्वाधिक ऊंची है आपकी? तो अचलगढ़ यहाँ पर सर्वाधिक ऊंची हो जाएगी। ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है, ऑप्शन के हिसाब से अचलगढ़ यहाँ पर सर्वाधिक ऊंची हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, आरसीडीएफ यानी कि राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसकी स्थापना 1970 में राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रमों के लिए की गई थी, ये बात बिल्कुल सही है। यह राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है। कौन से ऑप्शन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे? तो दोनों कथन यहाँ पर आपके बिल्कुल सही है, ए और बी यहाँ पर दोनों आपके सत्य हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में जो आपकी समवर्षा रेखाएं होती है, इनकी सामान्य प्रवृत्ति कैसी होती है? तो समवर्षा रेखाएं जो होती है इनकी सामान्य प्रवृत्ति आपकी होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। तो सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको मिलान करना है, कौन सा किला आपका कहाँ पर स्थित है? तो बाला किला आपका अलवर में हो जाएगा, गागरोन झालावाड़ में है, करणी माता मंदिर बीकानेर में है, नाकोड़ा आपका कहाँ पर हो जाएगा? बालोतरा में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सिंपल सा सवाल है, तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वर्ष 2011 में राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में शिशु जनसंख्या का सर्वाधिक व सबसे कम अनुपात रखने वाले जिले थे। तो सर्वाधिक और सबसे कम अनुपात रखने वाले जिले यहाँ पर पूछे गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो जिले दिए गए हैं वो आपके जो है वो यहाँ पर सही नहीं दिए गए हैं। यहाँ पर धौलपुर उदयपुर दिया गया है और यहाँ पर आपका करौली गंगानगर दिया गया है। तो इस सवाल में भी थोड़ी सी मिस्टेक है, तो इस सवाल को भी हम पेंडिंग में रखते हैं। इसका आंसर जो है मैं आप लोगों के लिए कमेंट में पिन कर दूंगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही कथन का यहाँ पर आपको चयन करना है। रणथंभौर के शासक वाघभट्ट ने तुर्कों के आक्रमणों को सफलतापूर्वक सामना किया था। तो तुर्कों के आक्रमण को का सफलतापूर्वक सामना किसने किया? वाघभट्ट ने किया। यह बात बिल्कुल सही है, ये हम पढ़ते हैं। बलबन ने बूंदी और चित्तौड़ पर सैन्य अभियान किए थे। तो ऐसा कोई सैन्य अभियान बलबन के द्वारा नहीं किया गया था, बलबन के द्वारा। तो केवल ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिए आप,
निम्न रचनाओं में से कौन सी रचना मारवाड़ के प्रसिद्ध कवि बिट्टू मेहा से संबंधित नहीं है? तो बिट्टू मेहा से संबंधित रचना यहाँ पर आपकी कौन सी नहीं है, ये आपको बतानी है। तो ये भी आपका बढ़िया सवाल है, बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए चांदाजीरी वैली जो है ये आपकी बिट्टू मेहा जी के द्वारा लिखी गई है। गोगाजीरा रसावला भी लिखी गई है, फाबूजीरा छंद भी लिखी गई है। फाबूजीरा छंद काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गोगाजीरा रसावला भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपकी बिट्टू मेहा जी के द्वारा लिखी गई है। चांदाजीरी वैली भी लिखी गई है, लेकिन झूलना दीवान श्री प्रताप सिंह राय ये नहीं लिखी गई है। 4 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प का चयन करना है। कैला देवी का जो मेला लगता है ये प्रत्येक वर्ष चैत्र मास की शुक्ल अष्टमी को लगता है। तो ये मैंने आपको काफ़ी बार याद करवाया है। कैला देवी का मेला जो है ये शुक्ल पक्ष की अष्टमी को चैत्र मास में लगता है, जबकि चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आपका शीतला अष्टमी का मेला लगता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। शीतला माता का पूजन चैत्र शुक्ल सप्तमी को किया जाता है, तो ये बात यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। रणथंभौर में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश मेला लगता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। एकमात्र चतुर्थी आपकी जो है भाद्रपद माह में आने वाली वो कौन सी हो जाएगी? गणेश चतुर्थी हो जाएगी। ठीक है, तो ए और सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोक मेंशन के आदेश से जोधपुर नरेश ने किस सेना नायक के नेतृत्व में अपनी अश्वारोही सेना को अजमेर के रक्षार्थ के लिए भेजा था? तो अजमेर के रक्षार्थ के लिए किसकी सेना को भेजा था? जोधपुर के महाराजा ने, तो ये कुशलराज सिंघवी को भेजा था। 1 यहाँ पर आपका सही होगा। निम्न किसान नेताओं में से कौन शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित आपके कौन है? नेतराम चौधरी भी है, गोविंद राम भी है, हरलाल सिंह भी है। हरिभाऊ किंकर जो है ये आपकी शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। ऐसे सवालों को आप तब कर पाते हो जब आपने ऑब्जेक्टिव सवालों की काफ़ी प्रैक्टिस की हो। हरिभाऊ किंकर जो है ये आपके शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य राजस्थान और वरहतर राजस्थान दोनों के मंत्रिमंडल के सदस्य रहे हैं? तो ये भूरेलाल भैया रहे हैं। ये आपके संयुक्त राज्य राजस्थान के और वरहतर राजस्थान दोनों के मंत्रिमंडल के सदस्य रहे हैं। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा एक वस्त्र शेष तीनों से भिन्न है? तो शेष तीनों से भिन्न कौन सा हो जाएगा? पोंचा, चुनरी, लहरिया। ये एक जैसे मिर्जाई जो है ये अंगरखी के अंतर्गत आता है, तो ये यहाँ पर आपका अलग हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के घन वाद्यों की कार्यप्रणाली और बनावट के संबंध में कुछ परीक्षण दिए गए हैं। खड़ताल में लकड़ी के चतुर्भुज टुकड़ों में झंझनाहट के लिए धातु की डिस्क लगी होती है और इसे अंगुलियों और अंगूठों में पहनकर बजाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, थाली और तसली को बजाते समय उन्हें बाएं हाथ से डोरी से लटकाया जाता है और दाएं हाथ की डंडी से आघात किया जाता है। झांझ मुख्य रूप से मेवाड़ क्षेत्र में ग्रामीण बाजों के साथ बजाया जाने वाला एक छोटा मिट्टी का वाद्य यंत्र है। तो ये आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर आपका गलत है। तो गलत कथन का चुनाव करना है, तो सी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो केवल सी यहाँ पर आपका गलत है, ए और बी यहाँ पर आपका सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से कौन से अधिवेशन में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था? तो हरिपुरा अधिवेशन जो आपका 1938 का हुआ था, इसमें आपके मारवाड़ लोक परिषद का जो प्रस्ताव है ये स्वीकृत हुआ था। आपको पता है हरिपुरा अधिवेशन आपका 1938 के आसपास हुआ था। अगला सवाल है, अब्दुल कादिर बंदायूनी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने मानसिंह की महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सेना के प्रधान सेनापति के रूप में नियुक्ति का विरोध किया था? यानी मानसिंह को सेनापति बनाया गया था, तो इसका विरोध किसने किया था ये आपसे पूछा गया है। तो ये नकीब खान के द्वारा विरोध किया गया था। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। थोड़ा सा नया सवाल है, फर्स्ट टाइम ऐसा सवाल पूछा गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो राम स्नेही संप्रदाय की शाखा से और संत से सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित आपका रेण नागौर दरियाओं जी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। सिंहस्थल बीकानेर में तो हरिराम दास जी आपके हो जाएंगे। शाहपुरा भीलवाड़ा में रामदास जी, यहाँ पर कौन से हो जाएंगे आपके? रामचरण जी हो जाएंगे। और खेड़ापा जोधपुर में रामदास जी हो जाएंगे। ठीक है, परमवीर चक्र विजेता जो मेजर पीरू सिंह है भारतीय सेना की निम्न में से किस रेजिमेंट से संबंधित है? इजी सा सवाल है। तो ये आपकी 16 राजपुताना राइफल से संबंधित है। 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नेता को मद्रास प्रेसिडेंसी की वेल्लोर जेल में बंदी बनाया गया था? तो वेल्लोर जेल में बंदी अर्जुनलाल शेट्टी को बनाया गया था। तो ये बात तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये सवाल पूछा जा चुका है। 2 मंजिला वेदी भवन किस दुर्ग का आकर्षण है? तो 2 मंजिला वेदी भवन जो है ये कुंभलगढ़ का आकर्षण हो जाएगा। 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस राजवंश की शाखा राजस्थान में मध्य प्रदेश के नरवर नामक स्थान से आई थी? तो नरवर नामक स्थान से कौन सी शाखा यहाँ पर आई थी? तो कछवा शाखा यहाँ पर आई थी। 4 यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मारवाड़ के शासक चंद्रसेन के खिलाफ मुगल बादशाह अकबर ने निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में सेना नहीं भेजी? तो किसके नेतृत्व में सेना नहीं भेजी थी? तो आमेर के मानसिंह के नेतृत्व में कभी भी सेना जो है ये जोधपुर में नहीं भेजी गई चंद्रसेन के खिलाफ। ये आपको ध्यान रखना है। शाहबाज खां भेजा गया, जलाल खां भेजा गया, और बीकानेर का राय सिंह तो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसको जोधपुर भेजा गया था। अगला सवाल है,
निम्न में से कौन से कथन यहाँ पर सही है? 1927 में बंबई में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में राम नारायण चौधरी को प्रांतीय मंत्री चुना गया था। 26 जनवरी 1930 को चूरू के धर्म स्तूप पर तिरंगा झंडा फहराया था। हेमचंद्र छंगानी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को बीकानेर के शासन के बारे में खुला पत्र लिखा था। तो यहाँ पर सही कथन का चुनाव आपको करना है। कौन से कथन यहाँ पर आपके सही है? तो तीनों कथन यहाँ पर आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। बूंदी स्कूल के कलात्मक विकास पर पड़ने वाले भारी प्रभाव के संबंध में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं। राव सुरजनहाड़ा द्वारा 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद बूंदी शैली में मुगल तत्वों का प्रवेश हुआ। बी कथन है यहाँ पर राव रतन सिंह के समय की चित्रकला में जहांगीर काल के मुगल चित्रों का प्रभाव दिखाई देता है। सी कथन है बूंदी की सामरिक भौगोलिक स्थिति ने विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभाशाली चित्रकारों को आकर्षित करने में मदद की है। कौन से कथन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे ये आपको बताना है। तो तीनों कथन मेरे को बिल्कुल यहाँ पर सही लग रहे हैं, तो ए बी सी यहाँ पर आपके सही होंगे। अगला सवाल है, लोक देवता हड़बूजी किस वंश से संबंधित है? तो हड़बूजी को सांकला, हड़बूजी सांकला के नाम से जानते हैं। 4 यहाँ पर सही होगा। गणेश्वरपुरा स्थल से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प का चयन करना है। गणेश्वर का टीला ढूंढ नदी के उद्गम स्थल पर अवस्थित है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ढूंढ नदी आपकी कहाँ पर है? टोंक में है, तो ए तो यहाँ पर आपका बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, तो ए यहाँ पर गलत हो गया। गणेश्वर स्थल की तिथि 3800 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। गणेश्वर के उत्खनन से ताम्र आयुध व ताम्र उपकरण पुनः प्राप्त हुए हैं, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। सी तो यहाँ पर बिल्कुल सत्य है। बी यहाँ पर गलत है, ए यहाँ पर गलत है, तो केवल सी यहाँ पर आपका सत्य हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के राज्य सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? तो राज्य सचिवालय की स्थापना 1949 में हुई थी। फार्म मार्जिन टू मेन स्ट्रीम मेमोयर्स पुस्तक राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री से संबंधित है? तो यह सवाल पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। जगन्नाथ पहाड़िया यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 न किससे संबंधित है? तो न जो है भैया ये आरक्षण से संबंधित है, नगर पालिकाओं में सीटों के आरक्षण से संबंधित है। 30 अप्रैल 2026 तक राजस्थान के 7वें राज्य वित्त आयोग के सदस्य सचिव सहित कितने सदस्य हैं? तो यहाँ पर 1 सदस्य हैं। 4 यहाँ पर आपका सही होगा। राजस्थान राज्य महिला आयोग के संदर्भ में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं। आयोग के अधिनियम की धारा 3(2) के अनुसार आयोग में 1 अध्यक्ष और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों व सदस्य सचिव के अलावा 4 अन्य सदस्य होंगे। सदस्यों में से 1 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति और 1 अन्य पिछड़ी जाति और 1 सामान्य श्रेणी की महिला होगी। कौन से कथन यहाँ पर आपके सही हैं? तो यहाँ पर दोनों कथन जो है ये बिल्कुल गलत दिए गए हैं। न तो आपका ए सही है, न ही बी सही है। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थान विधानसभा की निम्नांकित स्थायी समितियों में से कौन सी एक वित्तीय समिति नहीं है? तो ये तो सिंपल सा सवाल है। यहाँ पर कौन सी आपकी वित्तीय समिति नहीं है? तो सरकारी आश्वासनों पर समिति जो है ये आपकी वित्तीय समिति नहीं है। लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति और प्राकलन समिति का ये आपकी वित्तीय समितियों में आती है। अगला सवाल है, राजस्थान उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति द्वारा वर्ष 2017 में निम्नलिखित में से किन स्थानों पर बाल सचिवालय की स्थापना की गई थी? तो बाल सचिवालय की स्थापना आपकी जोधपुर में की गई, इसके अलावा आपकी जयपुर में की गई। तो जयपुर जोधपुर में की गई थी, 1 यहाँ पर सही है। अजमेर नहीं होगा यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित कथनों पर विचार करना है। राजस्थान के राज्यपाल का पूर्वगामी पद राज्य प्रमुख था। राजस्थान के राज्यपाल का पद 7वें संवैधानिक संशोधन द्वारा सर्जित किया गया था। हुकुम सिंह पहले थे जिन्हें राष्ट्रपति ने राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया था। सही कथन का चुनाव करना है। इजी सा सवाल है। पहला और दूसरा कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, हुकुम सिंह यहाँ पर नहीं होगा, तो ये बात तो बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगी। ठीक है, तो 1 और 2 यहाँ पर आपका सही है, 1st और 2nd। ठीक है, गुरुमुख निहाल सिंह जो थे वो आपके पहले राज्यपाल बने थे। बेसिक सा सवाल है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित नहीं किया गया? तो पंचायत प्रशिक्षण केंद्र आपका देखो डूंगरपुर में है, कोटा में है, बीकानेर में है, पाली में नहीं है। सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? तो राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम जो है ये आपका कब से प्रभावी हुआ था? तो 3 फरवरी 1973 से प्रभावी हुआ था। पहले भी आ चुका है ये सवाल। अब ये करंट से संबंधित सवाल है आपके। राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न सहायता योजनाओं में सहयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प का चयन करना है। अकादमी द्वारा पांडुलिपि प्रकाशन सहयोग योजना अंतर्गत 112 पांडुलिपियों को स्वीकृत किया गया, तो ये बात जो है बिल्कुल सही है। 2025-26 में कुल 8 साहित्यकारों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया। साहित्यक पत्र पत्रिका सहयोग योजना में कुल 21 पत्रिकाओं को सहयोग राशि स्वीकृत की गई, तो ये कथन भी सही है। दोनों कथन यहाँ पर आपके बिल्कुल सही है। ठीक है, राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार रिफाइनरी तथा इसकी
एंसिलरी यूनिट्स में कार्य करने के लिए स्थानीय युवाओं के कौशल विकास हेतु किस जिले में कौशल विकास हब विकसित किया जाएगा? एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कौशल विकास हब आपका बालोतरा में स्थापित किया जाएगा। 13 मई 2026 को राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री हरिभाव किशनराव बांगड़े ने किन्हें मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर का कुलगुरु नियुक्त किया है? तो ये किसे नियुक्त किया है? तो ये कैलाश डागा को नियुक्त किया है। सी यहाँ पर सही होगा। राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026 द्वारा खतरनाक रोग की परिभाषा में किस रोग को हटाया गया है? तो यहाँ पर कुष्ठ रोग को हटाया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। मई 2026 में उदयपुर में आयोजित 5वीं जूनियर और सीनियर वेस्ट जोन रोल बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने पदक जीते? तो उदयपुर में आयोजित हुई थी जूनियर और सीनियर वेस्ट जोन रोल बॉल चैंपियनशिप। तो इसमें कितने पदक जीते थे? तो इसमें 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीता था। ठीक है, 1-2-1। आईआईटी जोधपुर द्वारा हाल ही में विकसित थेरानोटिक्स प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प का चयन करना है। थेरानोस्टिक्स चिकित्सा विज्ञान में एक नई क्रांति का प्रतीक है जिसमें निदान और उपचार को एक ही प्लेटफॉर्म पर स्वीकृत किया जाता है। दूसरा कथन है, इस अग्रणी कार्य का नेतृत्व डॉक्टर रविवाज वंकायला कर रहे हैं। तीसरा कथन है, इस शोध की एक प्रमुख विशेषता फोटोथेरानोटिक्स है जिसमें प्रकाश और नैनो प्रौद्योगिकी की पारस्परिक क्रिया से रोगों का निदान, उपचार और निगरानी की जाती है। तो कौन सा कथन यहाँ पर आपके सत्य है? तो तीनों कथन यहाँ पर आपके बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। ए, बी, सी तीनों कथन यहाँ पर आपके सत्य हैं। अगला सवाल देखिए। अप्रैल 2026 में चीन में आयोजित एशियन बीच कबड्डी गेम्स के लिए भारतीय महिला कबड्डी टीम में चयनित निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन राजस्थान से संबंधित है? तो कौन यहाँ पर राजस्थान से संबंधित है? तो निकिता यहाँ पर राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान में डेयरी विकास और बुनियादी ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण करना है। अप्रैल 2026 में दी गई आधिकारिक सूचना के संदर्भ में राज्य में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को अगले 2 वर्षों में बढ़ाकर 94 लाख लीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा गया है। सरल स्वरोजगार योजना के तहत 3000 नए बूथ स्थापित किए गए हैं और ब्रांड का विस्तार दिल्ली, एनसीआर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा तक किया जा रहा है। तो सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका कौन सा होगा? तो यहाँ पर कथन 1 और कथन 2 दोनों के दोनों यहाँ पर आपके बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, कथन 1 और कथन 2 यहाँ पर दोनों सही है। 14 मई 2026 को श्री राव दूधाजी की मूर्ति का अनावरण केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा किस स्थान पर किया गया? तो ये मेड़ता में आपका किया गया है, राव दूधाजी। ठीक है, दूधाजी का संबंध आपका मेड़ता से आपको पता है, मीराबाई के दादाजी जो रहे हैं आपके दूधाजी। ठीक है, तो इनका संबंध मेड़ता से हो जाएगा। एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन से जो है वो सही है। इस वर्ष कुआलालंपुर में आयोजित दूसरी एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान के 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ये बात बिल्कुल सही है। तीसरी एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप का आयोजन राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में 5 से 8 मार्च 2027 को हुआ। यह कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो कथन 1 सही है, कथन 2 असत्य है। करणपुरा और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपके झारखंड में अवस्थित है। करणपुरा और चंद्रपुरा ये आपके कोयला क्षेत्र है और कहाँ पर है? झारखंड में है। निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग डेविस जो जल संधि है उसके द्वारा विभाजित होता है? तो ग्रीनलैंड और बेफिन जो है ये डेविस जल संधि के द्वारा आपका विभाजित होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में विस्तृत व्यापारिक अनोत्पादक कृषि की जाती है? तो कहां पर की जाती है ये आपको बताना है। तो एक तो अर्जेंटीना के पंपास में आपकी विस्तृत व्यापारिक अनोत्पादक कृषि की जाती है। इसके अलावा आपकी न्यूजीलैंड के कैंटरबरी मैदान में की जाती है और दक्षिण अफ्रीका के वेल्डस में की जाती है। अमेजन बेसिन में नहीं की जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए, बी, डी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 4 सही है। अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में से कौन से यूनेस्को के विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में सम्मिलित है? नंदा देवी, नोकरेक, सिमलीपाल, कोल्ड डेजर्ट। सही उत्तर का आपको चयन करना है। बताइए कौन से यहाँ पर सही होंगे? तो नंदा देवी, सिमलीपाल और नोकरेक यहाँ पर संबंधित है। कोल्ड डेजर्ट यहाँ पर नहीं है। तो ए, बी, सी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। मीथेन CH4 उत्सर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित स्रोतों पर आपको विचार करना है। बताइए यहाँ पर कौन सा आंसर सही है? धान की कृषि, मवेशियों और अन्य पशुधन का अपशिष्ट, दीमक, अपशिष्ट भराव क्षेत्र। उपयुक्त में से कौन से मीथेन उत्सर्जन के स्रोत हैं? तो धान की कृषि है, मवेशियों और अन्य पशुधन का अपशिष्ट भी है, दीमक भी है, अपशिष्ट भराव क्षेत्र भी है। तो ए, बी, सी, डी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम प्रवाहित नदी नहीं है? तो पश्चिम में प्रवाहित कौन सी नहीं होती? तो सुवर्ण रेखा नहीं होती है। निम्न पर विचार कीजिए, वाल्विस कटक, सुंडा गर्त, सारगेसो सागर, मेरियाना गर्त।
कौन से अटलांटिक महासागर से संबंधित है? तो ये तो आपका सिंपल सा सवाल है, इसको आप आसानी से कर सकते हो यहाँ पर। तो केवल 2 जो है ये आपके अटलांटिक महासागर से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है। तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें आपके उत्तरी गोलार्ध से उपोष्ण कटिबंधीय से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है। तो उत्तरी गोलार्ध से उपोष्ण कटिबंध से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है। जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून के पहुंचने की सामान्य स्थितियां क्या होती है? तो ये 15 जून से आपकी 1 जुलाई होती है। क्या होती है भैया? 15 जून से आपकी 1 जुलाई यहां पर होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं है? तो पूर्वी घाट का हिस्सा यहां पर कौन सी नहीं है? तो बालाघाट यहां पर नहीं है। ऑप्शन 4 यहां पर सही होगा। यदि वर्ष 2024 के लिए भारत के कुल आयात में खनिज ईंधन, तेल, आश्वासन उत्पादों आदि के अंश को दर्शाएं, भारत के कुल आयात में विद्युत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के अंश को दर्शाएं, तो यहाँ पर आयात से संबंधित पूछा गया है। भारत के कुल आयात में मोती, कीमती पत्थर, धातु, सिक्के आदि के अंश को दर्शाएं, भारत के कुल आयात में नाभिकीय रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी को दर्शाएं। तो कौन सा विकल्प यहाँ पर आपका सही होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आयात को आपको दर्शाना है। तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पर ए आ जाएगा, फिर यहाँ पर आपका सी होगा, फिर डी होगा, फिर बी होगा। यानी ए यानी कि सबसे पहले खनिज तेल वाला आ गया, फिर आपका पत्थर, धातु, सिक्के वाला आ गया, फिर इसके बाद में रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी आ गई, फिर उसके बाद में आपके इलेक्ट्रिक आइटम आ गए। तो थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा। भारत सरकार वर्ष 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का क्रियान्वयन विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कर रही है। तो वित्तीय वर्ष 2025 में इस योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर जो है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन कर दिया गया है। अगला सवाल है, भारत के सेवा क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पर सही है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने निगमित सेवा क्षेत्र के उद्यमों का पहला वार्षिक सर्वेक्षण शुरू किया है। इस सर्वेक्षण की संदर्भ अवधि वित्तीय वर्ष 2025-26 है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य देश के निगमित सेवा क्षेत्र का एक व्यापक डेटाबेस विकसित करना है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आपका सही होगा? तो तीनों यहाँ पर आपके सही हैं। अगला सवाल देखिए, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भौगोलिक वितरण के मामले में भारत के विनिर्माण क्षेत्र में कुल रोजगार में निम्नलिखित में से कौन से राज्य का अधिकतम योगदान है? तो कुल रोजगार में कौन से राज्य का अधिकतम योगदान है? तो तमिलनाडु का अधिकतम योगदान है आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में कथन दिए गए हैं। इस पहल के अंतर्गत लघु व्यवसायों को समर्थन देने हेतु 50 लाख तक के साथ आसान और बिना गारंटी वाले ऋण उपलब्ध करवाकर वित्तीय पहुंच को में वर्तमान अंतर को कम किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 80% से अधिक ऋण महिला उद्यमियों को स्वीकृत किए गए हैं। सभी ऋणों का लगभग 1/5वां हिस्सा पहली बार उद्यम शुरू करने वाले उद्यमियों को दिया गया है। सही कथन का आपको चुनाव करना है। तो यहाँ पर सही कथन जो है वो सभी ऋणों का लगभग 1/5वां हिस्सा पहली बार उद्यम शुरू करने वाले उद्यमियों को दिया गया है। ये बात बिल्कुल सही है, केवल थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा, बाकी यहाँ पर आपका गलत है। 1946 में संविधान सभा में प्रक्रिया नियम समिति की बैठक निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में हुई थी? सिंपल सा सवाल है। तो ये नियम समिति की जो बैठक हुई थी प्रक्रिया, ये राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे इसके अध्यक्ष। निम्न में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 संबंधित हो जाएगा। इसके अलावा मार्च अप्रैल 2025 में भारत एवं रूस का निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास हुआ था? तो ये इंद्र हुआ था, और ये सवाल पहले भी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अभी RSM SSB के द्वारा पूछा गया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले की न्यूनतम आयु क्या रखी गई है? तो न्यूनतम आयु जो है इनकी निर्धारित ही नहीं है। 2 यहाँ पर सही होगा। भारत के संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, वह संविधान के अन्य उपबंध के अधीन रहते हुए उस पद के लिए कितनी बार पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा? तो ये भी कोई निर्धारित नहीं है, कोई सीमा यहाँ पर निर्धारित नहीं है। ठीक है, ये इजी सवालों के अंतर्गत आए हैं। पॉलिटी के जो सवाल आपके पूछे गए हैं ग्रुप ए के अंतर्गत, वो करने लायक सवाल है, आप सारे सवालों को आसानी से कर सकते हो। करंट के सवाल और इकोनॉमी के सवाल जो है वो थोड़े से टफ यहाँ पर पूछे गए हैं। तो करंट और इकोनॉमी टफ है, बाकी सारा सब कुछ जो है वो आप करने लायक है यहाँ पर, तो उनको कर सकते हो। अभी कथन और कारण यहाँ पर दिया गया है। जो व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करता है वो भारत का नागरिक नहीं रहता। भारत के संविधान का अनुच्छेद 9 संसद को ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने हेतु कोई भी कानून बनाने से प्रतिबंधित करता है। तो यहाँ पर कौन सा सही है? तो ए तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि स्वेच्छा से अगर किसी ने विदेशी नागरिकता ले ली है तो वो भारत का नागरिक नहीं रहता है, बेसिक सी बात है। ठीक है, कारण यहाँ पर गलत दिया गया है, तो सी यहाँ पर आपका सही है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? तो बेसिक सा सवाल है, अनुच्छेद 75 के तहत ये यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 1935 के भारत शासन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत गवर्नर जनरल के कार्यों का उल्लेख किया गया है? तो गवर्नर जनरल के कार्यों का उल्लेख धारा 7 के अंतर्गत किया गया है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(1) के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो ये तो बेसिक सा सवाल है, इसको आप धम्मू जाली से याद रख सकते हो, धम्मू जाली से आप याद रख सकते हो। ठीक है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग। ठीक है, तो यहाँ पर धर्म आ रहा है, मूलवंश आ रहा है, लिंग आ रहा है, क्षेत्र यहाँ पर नहीं आता है, तो वन यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अप्रैल 2026 में निम्नलिखित में से किस पूर्व केंद्रीय मंत्री को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश में भारत के अगले उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये दिनेश त्रिवेदी को नियुक्त किया गया है, वन यहाँ पर आपका सही है। विद्यमान निर्वाचक मंडली मतदाता सूची में अपना नाम हटवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्म भरा जाता है? तो यहाँ पर फॉर्म 7 भरा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान ने संघवाद के कठोर ढांचे से परहेज किया है, समय तथा परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार यह एकात्मक और संघात्मक दोनों हो सकता है? तो ये किसने कहा था? तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में आपको कुछ कथन दिए गए हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के मात्र निर्वाचित सदस्य मिलकर करते हैं। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। सही उत्तर का चयन आपको यहाँ पर करना है, तो यहाँ पर दोनों कथन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, 30 वर्ष नहीं होगा यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर 35 वर्ष हो जाएगा। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद में दोनों सदनों के मात्र निर्वाचित सदस्य मिलकर करते हैं, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर कोई सा भी आपका जो है वो सही नहीं है। ठीक है, ना तो 1 और ना ही 2 आपका सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं, वह आपको बताने हैं। पुरुषों और स्त्रियों को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा, दोनों बातें बिल्कुल सही है और ये अनुच्छेद 39 में दी गई है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा? ये थोड़ा सा बढ़िया सा सवाल है। राज्यसभा का विघटन जो नहीं होगा, ये आपका अनुच्छेद 83 में कहा गया है। अभी यहाँ पर जो है आपके साइकोलॉजी के सवाल जो भी सवाल है वो पूछे गए हैं, तो इनके आंसर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लचीलापन होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 82 है, इसका राइट आंसर आपका सांवेगिक परिपक्वता यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 जो है, इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका होगा। S1 सही है, S2 यहाँ पर आपका गलत है। इसके अलावा देखिए आप क्वेश्चन नंबर 84 जो है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सम स्थिति की आवश्यकता यहाँ पर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 85 जो है, इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन 1 होगा। और क्वेश्चन नंबर 86 जो है, निम्नलिखित में से समावेशन के लिए विद्यालयों को तैयार करने के प्रमुख कारक कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ पर आपके B और D बिल्कुल सही दिए गए हैं, अनुकूलीन पाठ्यचर्या और सुगम वातावरण। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 में भी आपका वही S1 और S2 दिया गया है। यहाँ पर S1 जो है ये गलत है, S2 यहाँ पर सही है। अगला सवाल देखिए, केटल का जो है इसमें क्या आपका गलत दिया गया है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपके स्त्रोत शील गुण सीधे अवलोकनीय होते हैं, ये बात यहाँ पर आपकी गलत दी गई है। क्वेश्चन नंबर 89 जो है, इसका राइट आंसर जो है वो मैं आप लोगों के लिए पिन कर दूंगा, क्योंकि इस सवाल में भी जो है ये डाउट है थोड़ा सा, तो इसको जो है वो मैं पिन कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, और अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 90, इसमें आपको बताना है, जब व्यक्ति अपनी वास्तविक भावनाओं के ठीक विपरीत प्रकार का व्यवहार अपनाकर अपनी दुश्चिंता से रक्षा करने का प्रयास करता है, तो ये समायोजन युक्ति आपकी क्या कहलाती है? तो ये प्रतिक्रिया निर्माण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही है आपका। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 92 में आपका कौन सा आंसर सही होगा? तो क्वेश्चन नंबर 92 में आपका A सत्य है और R यहाँ पर आपका असत्य है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है ये नैतिक परिपक्वता के अंतर्गत नहीं माना जा सकता? तो नैतिक निर्भरता नहीं मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 94 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थितिवाद यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, एरिक्सन वाला जो सवाल यहाँ पर है, कथन और कारण, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर थर्ड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, A और R दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य है, R A की सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर सक्रियात्मक और प्रक्रियात्मक जो है इसका प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97 जो है, इसमें आपको मिलान करना है और यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 में आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका A और R जो है दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य है और R A की यहाँ पर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, गेने का नियम जो है उसके अधिक्रम पदानुक्रम में संप्रत्यय अधिगम से पहले और बाद में क्रमशः कौन से अधिगम प्रकार के हैं? तो ये आपके बहु विभेदन अधिगम और सिद्धांतों का अधिगम हो जाएगा, C यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 100 में आपका राइट आंसर क्या होगा? तो अवलोकनात्मक अधिगम के अनुसार विद्यार्थियों के वांछित व्यवहार को दोहराने के लिए
कुछ प्रकार के प्रोत्साहनों का उपयोग किया जाता है। पता लगाए कि इनमें से कौन सा प्रोत्साहन सहायक नहीं है। तो विद्यार्थियों को दूसरों की प्रशंसा करने का निर्देश देना, ये जो है ये सहायक नहीं है। तो ये 100 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं जो कि आपके पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका जो इकोनॉमी है और जो करंट वाला पार्ट है वो थोड़ा सा यहाँ पर टफ है। बाकी के जो सवाल है उनको आप थोड़ा सा कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।